मैं बिल्कुल सबसे पहले तो सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। और ये पूरा साल आपके लिए कई तरह की खुशियां लाए और कई तरह की बरकत लाए, कई तरह की समृद्धि लाए, कई तरह की आपको नियामतें लाए। ऐसी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसी कि मेरी इच्छा रहती है और जैसा द्विवेदी जी ने कहा कि मिशन टू मेक इंडिया हेल्दी, और बिल्कुल हम वाकई ही ये परिकल्पना संभव है कि हमें रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। और इस बात की मेरे को जब जानकारी हुई पूरी, वैसे तो मैं बचपन से थोड़ा सा नेचर केयर के प्रति इंटरेस्टेड था, लेकिन पूरी लाइफ चूंकि मैंने हेक्टिक लाइफ जी है, आप सबको पता है कि मैंने 65 साल ट्रेवलिंग की है। लेकिन नेचुरोपैथी के साथ मेरा लगाव रहा। लेकिन अंतिम में मेरे को कहते नहीं, किसी चीज को जब आप ढूंढते हो तो आप पा ही लेते हो। और मैं नेचुरोपैथी के लिए बेंगलोर जिंदल गया, पतंजलि गया। लेकिन आज मैं जिनके साथ में बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर गुलाब टेवानी, एक्चुअली मैं उनका एक यूट्यूब का वीडियो देख कर मैं यहाँ आकर्षित हुआ भोपाल की तरफ। और उसके बाद मैं यहाँ से इतना आकर्षित हुआ कि मैं यहाँ पर तीसरी बार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आया हूँ। और मुझे बहुत फक्र और गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि एक ऐसा स्थान है जहाँ के वाइब्रेशन इतने अच्छे हैं कि आपको पहले दिन में ही लगने लग जाता है, वेरी फर्स्ट डे अपने सारे तनाव और रोग अपने से दूर जाने लगते हैं। ऐसी फीलिंग मैंने यहाँ पर महसूस की है। और हमें सौभाग्य ये है कि मैं डॉक्टर गुलाब टेवानी से मैंने संपर्क किया और निवेदन किया। उन्होंने 1 मिनट भी हमारे मिशन हेल्दी हार्ट के नाम पर 1 मिनट का भी डिले नहीं लग किया, और उन्होंने हाँ भरी है। तो हमें ये बहुत सौभाग्य कि हम पूरा होलिस्टिक अप्रोच हार्ट हेल्दी हार्ट के बारे में जान पाएंगे। और अभी हमारे बीच में डॉक्टर गुलाब टेवानी का मैं परिचय दूं। योगा और नेचुरोपैथी के फील्ड में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और इस क्षेत्र में उन्होंने सेवा भावना से जो शुरुआत की है, वो प्रोजेक्ट आज बहुत आगे है और उनके नाम पर ढेर सारी उपलब्धियां हैं। और उनका व्यक्तित्व इतना सादगीपूर्ण और इतना गरिमापूर्ण है कि जब हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। और मैं जब से मिला मैं बहुत प्रभावित हूँ। और सर से मैंने निवेदन किया कि आज नए साल का तोहफा लोगों को ये मिले, हमारे परिवार को, कि रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन जी सकें। तो मैं बिना किसी विलंब के डॉक्टर टेवानी को, सर मैं आपको इनवाइट कर लूं, रेडी आप? तो मैं बिना किसी विलंब के, क्योंकि आज नए साल का दिन है और नए साल का ये जो तोहफा है, बस मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिन साथियों को आप अभी और फोन करना चाहें उनको फोन कर लें और अपने परिवार के साथ बैठें, क्योंकि स्वास्थ्य का विषय पूरे परिवार का विषय है। तो आज का दिन का ये नया तोहफा, पहली बार की हम पहले ही दिन, ये साल हमारे लिए बहुत हेल्दी रहे और वेल्दी रहे। तो मैं शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर गुलाब टेवानी को इनवाइट कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बहुत सम्मान के साथ निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि आप आए और हम सबको अपने उस पूरे जीवन का जो अनुभव है, जिससे मुझे पता है लाखों लोगों की जिंदगी में आपने लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम आपने किया है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए और हम सबको आशीर्वाद दें। डॉक्टर गुलाब भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आप सभी को, और आप सबके हमारे गुरु, हमारे साथ में बीसी सर को, जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी हैं, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लिया है और अब समाज का एक दायित्व निभा रहे हैं सबको स्वास्थ्य प्रदान करने का। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे को आप सबके तुल्य अपनी प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से कैसे बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल कर सकते हैं, उस विषय पे अपनी बात रखने का मौका दिया है। बहुत बहुत आभार गुरु जी का। और आप सब ने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से
जो मुझे पुकारा है, मुझे बुलाया है, मुझे मौका दिया है, आप सबके चरणों में हृदय से मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। नए साल में प्यार मिल जाए पहले दिन ही तो क्या बात है, और प्यार के साथ में अगर स्वास्थ्य भी मिल जाए तो सोने पे सुहागे का काम करता है। तो ऐसे ही आज का हमारा सत्र रहेगा। आप सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं कहूंगा, पर हेल्दी न्यू ईयर जरूर कहूंगा। तो आप सबको नया साल स्वास्थ्य भरा, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो खुशी अपने आप आ जाएगी। और हमारे लिए स्वास्थ्य होना, स्वस्थ होना या स्वास्थ्य हासिल करना कोई बड़ी मेहनत का काम नहीं है, पर आजकल डर के कारण जो हमारे दिमाग में पहले लक्षणों को हम बहुत ही सरलता से लेते थे। बुखार होता था तो घर में ही ठीक कर लेते थे, सर्दी खांसी होती थी तो घर में ही काढ़ा बना के पी लेते थे। पर अब आजकल मेडिकल साइंस ने इसको बीमारियां घोषित कर दिया। बुखार है तो इसका भी इलाज करो, सर्दी खांसी है इसका भी इलाज करो, नहीं करेंगे तो निमोनिया हो जाएगा। वो डर भर दिया। अब ये डर निकले कैसे? डर निकलता है ज्ञान से। जब आप सबको अपने स्वास्थ्य का ज्ञान होगा तो ही आप उस डर से बाहर आ पाएंगे। तो क्या बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल करना संभव है या नहीं है? ये आपको चिंतन करने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा तो स्वास्थ्य हासिल नहीं कर पाएंगे दवा से, तो मैं आप सबको यहां पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा। जब कभी भी हम बीमार होते हैं तो ठीक कौन करता है? क्या जो दवाई डॉक्टर ने दी है वो दवाई ठीक करती है, या जो शरीर के अंदर शक्ति है, शरीर के अंदर जीवनी शक्ति है, इम्यून सिस्टम है, क्या वो ठीक करता है? तो ऐसे में उत्तर आता है कि दवा तो केवल हमें टेम्पररी रिलीफ दे रही है, साइकोलॉजिकली आपको, आपके माइंड को कन्विंस कर रही है कि आपने दवा खा ली, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपने दवा खा ली, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपने दवा खा ली है, आपका दर्द उतर जाएगा। अगर दवाई इतनी शक्तिशाली होती तो एक बार दवा खाने से हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर उतर जाए। क्या ऐसा संभव है? पर प्राकृतिक चिकित्सा, योग के माध्यम से ऐसा संभव है। हम अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। इंसान को जीवन शैली के संबंधित बीमारियां होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी दिनचर्या खराब है। इसी कारणवश जीवन शैली के संबंधित बीमारियां होती हैं। तो जब हम दिनचर्या की बात करते हैं या रूटीन की बात करते हैं तो मुख्य तौर इस पे 3 चीजें आती हैं। एक है फूड हैबिट्स, दूसरा है प्रॉपर रेस्ट, और तीसरा है डेली एक्सरसाइज। इन तीनों चीजों का संयम, समांतर इस्तेमाल करना, निरंतर इस्तेमाल करना ही हमारी दिनचर्या तय करेगा कि हम स्वस्थ दिनचर्या में हैं या अस्वस्थ दिनचर्या में। जो प्रतिदिन हम कार्य करते हैं वही हमारी जीवन शैली बनती है। तो डेली रूटीन इक्वल्स टू लाइफस्टाइल। अब अगर आहार का नियम सही नहीं है, आहार अप्राकृतिक है, गरिष्ठ है, मिर्च मसाले संयुक्त है, और ऐसा खाना है जिसको पचाने के लिए शरीर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो स्वस्थ दिनचर्या में नहीं आ सकता। वैसे ही आराम का नियम नहीं अपनाएंगे, तनाव की जिंदगी रखेंगे, तो भी स्वस्थ दिनचर्या में नहीं आ सकते।
और व्यायाम का नियम तो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक कोशिका को रक्त पहुंचाना, उसका पोषण देना, वहां से गंदगी निकालना और वो शरीर से बाहर फेंकना, ये पूरा रक्त का काम है। और वो एक्सरसाइज से हर एक कोशिका तक पहुंचता है। तो जब हम जीवन शैली के संबंधित बीमारियों की बात करते हैं, मुख्यतर इसके जो कारण हैं, गलत आहार, गलत रहन सहन, गलत सोच विचार, इन तीनों का जब मिश्रण होगा, जब दोस्ती बढ़ेगी, तो फिर दोस्ती का प्यार भी बढ़ेगा, मतलब बीमारियां भी होंगी। तो गलत आहार में सबसे इंपॉर्टेंट है ओवर ईटिंग। अच्छा, खाना स्वादिष्ट है तब ओवर ईटिंग करते हैं, या खाना स्वादिष्ट नहीं होता है तब ओवर ईटिंग करते हैं? मेरे ख्याल से तो जब खाना स्वादिष्ट हो तब जी ललचाता है कि अधिक आहार खाया जाए। वैसे ही गलत मिश्रण भी बीमारी का कारण बनता है। और जो जंक फूड है, जो हमारे लिए नहीं बने, हमारे पाचन तंत्र के लिए नहीं बने, वो भी बीमारी का कारण पैदा होगा। नकारात्मक सोच, संतुष्टि नहीं होना, गुस्सा आना, तनाव भरा कार्य करना, ओवर स्ट्रेस, लव जेलेसी, ये एक कारण है नकारात्मक सोच के, जो कि हमें मानसिक बीमारियां देते हैं। और जब हम आराम का नियम नहीं अपनाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो उससे भी हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, और दूसरा जो हमारी हैबिट्स हैं, टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो जाता है जिससे कि बीमारियां प्रारंभ होना चालू होती हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये बीमारियां होती हैं। सबसे पहले शरीर को तनाव होगा। तनाव किस चीज का होगा? चाहे शरीर में आप अधिक भोजन दें उसका तनाव हो, या कार्य दें उसका तनाव हो, वो आपके शरीर की जीवनी शक्ति क्षीण करता जाएगा, जिससे हमारे ऑर्गन्स जो कचरा बाहर निकालने के लिए तैयार खड़े हैं, वो अपने पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाते, जिसके कारण से शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का रिटेंशन होता है, जमा होते जाते हैं विजातीय पदार्थ। और धीरे धीरे ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, जो शरीर के अंदर बीमारी का कारण बनते हैं, टॉक्सिन्स जिनको हम कहते हैं, जो कमजोर हिस्सा होगा वहां पर ये टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे जाके, फिर बीमारी पैदा करेंगे, टॉक्सीमिया कॉज करेंगे। तो अब मान लीजिए कमजोर हिस्सा है लंग्स, तो डिजीज होगी ब्रोंकाइटिस, लेरिंग्स में होगा तो लेरेंजाइटिस, आईज में होगा तो कंजक्टिवाइटिस, पेट में होगा तो गैस्ट्राइटिस, कमर में होगा तो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने में होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये आइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है, सूजन पैदा करता है, और बीमारी यहीं से प्रारंभ होती। तो मेडिकल साइंस ने जहां पर भी जिस बीमारी के नामकरण में आइटिस लगा दिया, वो शरीर का हीलिंग प्रोसेस होता है। अगर मेडिसिन का बुक उठा के आप पैथोलॉजी का देखेंगे और इन्फ्लेमेशन का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस है हीलिंग का, ये सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म का प्रोसेस है। यहां से तय होती है कि बीमारी जो है वो एक्यूट फेज में रहेगी या क्रॉनिक कंडीशन में जाएगी। अब अगर जितना दवाई देके दबाएंगे उतना लंबा समय लगेगा बीमारी को ठीक करने में। जैसे गलत आहार एसिड फर्मेंटेशन करेगा, सड़न पैदा करेगा, इन्फ्लेमेशन होगा, उससे अल्सर होगा, उससे डिस्ट्रक्शन होगा, सेल्स टूटेंगे, और जब सेल्स टूटेंगे तो शरीर की जीवनी शक्ति उनको ठीक नहीं कर पाती, फिर हमें बाहर से दवाई के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और ये कारण है जहां पर गलत आहार खाने से आप देख सकते हैं, हमें 3 टाइम खाना खाना चाहिए, जिसमें हमारा जो गट है, गट हेल्थ है, वो हेल्दी रहता है।
और अनहेल्दी होगा जब सड़न होगी, जब कॉन्स्टिपेशन होगा, जब पेट साफ नहीं होगा, एसिडिटी होगा, गैस्ट्राइटिस होगा और धीरे धीरे बीमारियां पैदा होगी। फिर पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, फिशर्स की प्रॉब्लम होगी, ये सारी बीमारियां पेट से चालू होंगी और ये रिजल्ट करेंगी ओबेसिटी में, ये रिजल्ट करेंगी हाइपरटेंशन में, ये रिजल्ट करेंगी कोरोनरी हार्ट डिजीज में। तो यहां पर एक आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे खाने का कार्य, जो हमारे मुंह का जो दांतों का कार्य है, वो जब हम पेट को देते हैं तो ये खाना पचता नहीं है, ये हमारे शरीर में इनडाइजेशन का कॉज करता है। मेरे ख्याल से होप स्क्रीन देख पा रहे हैं वीडियो। यस सर, वीडियो तो आ रहा है, आवाज जरूर नहीं आ रही, लेकिन ये आप देखें, ये अंदर ईसोफेगस है, फूड पाइप है जहां से खाना ट्रेवल हो रहा है, ये पेट में खाना आ गया। जैसे ही पेट में खाना आता है तो इसकी जो मांसपेशियां हैं उनमें मूवमेंट्स होना चालू होता है और ये खाने को, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपल फॉर्म में, और इसका जो पौष्टिक तत्व है वो एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में। ये देखिए यहां से एसिड सीक्रेशन होना चालू हुआ और ये खाने के साथ में मिक्स होगा और आप देखेंगे कि ये बाइल सीक्रेशन हो रहा है। देखिए ये खाने को पचाने की प्रक्रिया है, हर एक ऑर्गन को, हर एक शरीर के अंग को पता है उसको क्या कार्य करना है, वो अपना कार्य पूर्णता से करता है, उसको बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल आराम देने की, जो हम देते नहीं है। सुबह नाश्ता किया 8 बजे, फिर 12 बजे हमने खाना खा लिया, उसके बाद में 3 बजे फिर हमने स्नैक्स खा लिए, फिर रात को 8-10 बजे 9 बजे खाना खा लिया। तो 4 से 5 घंटे जब डाइजेशन के लिए लगते हैं और हम खाना दे रहे हैं हर 3 घंटे में, तो शरीर के ऊपर ओवरबर्डन होगा कि नहीं होगा? जब शरीर के ऊपर ओवरबर्डन होगा तो शरीर जो है वो बीमार तो होगा ही, क्योंकि शरीर की गंदगी जो है बाहर निकलने का समय हमने शरीर को नहीं दिया, हमने केवल उसका पूरा एनर्जी जो है वो खाने को पकाने के लिए लगा दिया। हमने कहा भैया केवल आपका काम है, हम खाना देते जाएंगे और तुम तोड़ के उसको पकाते जाना और न्यूट्रिशन देते जाना। फिर इतना समझदार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बोलता है जाओ अब मैं नहीं पकाता, क्या कर लोगे? और जैसे ही उसने बोला कि मैं नहीं पकाता, तो आप देखेंगे डाइजेस्टिव डिजीजेस होना चालू हो जाएंगी, एसिडिटी होना चालू होगी, जलन होना चालू होगी, पेट में दर्द होना चालू होगा। और एक दिन ऐसा दर्द होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, खट्टी डकारें भी आ रही है, छाती में दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड। ये एसिड सड़ता है, यहां पर आप देखिए फूड पाइप से कैसे खाना अंदर आ रहा है पेट में, और जैसे ही आएगा ये मूवमेंट्स चालू हो जाएंगे खाने को तोड़ने के। और खाना यहाँ पर देखिए, आपने दांतों को काम नहीं दिया तो पेट को काम करना पड़ रहा है, तो मेहनत जो है वो पेट से ज्यादा करनी पड़ रही है। अब यहाँ पर ये टूट के आगे की तरफ जाएगा, जितना अधिक कार्य हमारे गट को मिलेगा, मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मिलेगा, उतनी एनर्जी पहली प्रक्रिया में लग जाएगी। जैसे सुबह को उठते हैं ना, सुबह उठते हैं कोई भी कार्य करेंगे तो कितना फुर्तीलेपन से करते हैं हम लोग, और दिन में एनर्जी कम हो जाती है, शाम में थकावट हो जाती है। तो सुबह वाला कार्य शाम को उतनी फुर्ती से नहीं करते, तो पहली प्रक्रिया में आपने पूरी एनर्जी दे दी डाइजेशन के लिए, तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया का क्या होगा? फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो फिर बाहर से दवाई लेनी पड़ेगी, मल्टीविटामिन्स लेने पड़ेंगे, मिनरल्स लेने पड़ेंगे, और उससे फिर ये देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर और येलो कलर दिख रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक जाएंगे, और जो बड़ा आप देख रहे हैं वो मल है, वो आगे की तरफ निकल जाएगा और वो मलाधार से निकल जाएगा। ये यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और विटामिन हैं, ये यहाँ से एंजाइम्स के साथ ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब की प्रक्रिया कैसे होती है एब्जॉर्प्शन की, वो भी आप देखें, ये विलाइज हैं, ये विलाइज एब्जॉर्प्शन का काम करती है हमारे इंटेस्टाइन में। और ये जो छोटे छोटे से आप देख रहे हैं येलो कलर और ग्रीन कलर के,
ये इंटेस्टाइन के वॉल से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। कैसे आते हैं ब्लड स्ट्रीम में? ये देखिए, ये एक विलाई है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब फ्रेश ब्लड भी आ रहा है और गंदगी भी बाहर आ रही है। यहां से एब्जॉर्ब होके वो शरीर को पोषण देता है। पर मान लीजिए अगर पोषण सही हो गया, डाइजेशन सही हो गया, पर शरीर से गंदगी नहीं निकली तो जिस प्रकार आपके किचन में एक डस्टबिन रखी रहती है, उसके अंदर आप खाना रख दीजिए और 4 दिन तक उसको आप नहीं हटाइए, तो क्या होगा? सड़न पैदा होगी, बदबू होगी, कमरे तक फैलेगी। 2 दिन और नहीं उठाइए, बाई नहीं आई ना लेने के लिए, छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी करके बैठ गई है वो, तो कचरा और सड़ता जाएगा, बदबू पड़ोसियों तक जाएगी। फिर जब पड़ोसी आके बताएंगे तब हम वो कचरा बाहर निकालते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी हमें बताता है कि शरीर के अंदर गंदगी कितनी भरी है। पसीने में बदबू आएगी, मुंह से बदबू आएगी, श्वास से बदबू आएगी, पेशाब से बदबू आएगी, मल से बदबू आएगी। तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में गंदगी भरी है। हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं यार पेट अच्छा जो है हमारा, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, खाना गरिष्ठ खा लिया था, इसीलिए यार पेट गड़बड़ा गया, और डाइजीन ले लेंगे डाइजेस्टिव करने के लिए, या एंटासिड ले लेंगे। अरे उसको, जो उसकी एनर्जी है, जो उसका खाद्य पदार्थ पकाने के लिए प्रकृति ने बनाया है, वो देंगे तो डाइजेस्ट अच्छे से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो शरीर के अंदर ठीक करने की क्षमता जो है, बॉडी हील्स इटसेल्फ, जो ह्यूमन बॉडी है इज डिजाइन टू हील इटसेल्फ। हमारी ह्यूमन बॉडी, केवल मेरी नहीं, आप सबकी बॉडी ये डिजाइन की गई है सेल्फ हीलिंग के लिए। हर एक कोशिका का दिन तय है कितने दिन तक उसको जीना है। जैसे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स 120 दिन तक जीता है। स्किन के सेल्स हैं, हर 3 महीने में रिप्लेस हो जाएंगे, रोज नए बनते हैं, रोज डेड सेल्स जो हैं वो शेड ऑफ होते हैं। वैसे ही मसल सेल्स हैं, वैसे ही हमारे नर्व सेल्स हैं, वैसे ही हमारे जो है अंदर बाकी कोशिकाएं हैं, ये सब ग्रो होती हैं। डेड होगा तो नया ग्रो होगा, रीजनरेशन पावर जिसको हम कहते हैं। हम सोचते हैं डीजनरेशन होना चालू हो गया, अब नहीं होगा ठीक, ऐसा नहीं है। तो यहां पर आप उदाहरण रूप देखिए कि जो हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो है, उसके अंदर जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये ब्रेक डाउन होके इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ये बनाते हैं, और यहाँ एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज बनाते हैं। और टी सेल्स और बी सेल्स जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम को डिफाइन करते हैं, हमारी अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर बोन मैरो का स्टेम सेल्स मजबूत होगा तो अच्छे सेल्स प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित है होंगे। पर अगर बोन मैरो वीक होगा, उसके स्टेम सेल्स सही से कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित ही रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी कम काम करेगी। तो ये हर एक सेल का लाइफ स्पैन है। अगर लिवर डैमेज हुआ है तो हर साल लिवर नया हो सकता है। अगर आप शरीर को समय देंगे, पौष्टिक तत्व देंगे, तो केवल 10% लिवर भी पड़ा होगा, 90% खराब हो गया है, वापस से 1 साल के अंदर शरीर के अंदर वो क्षमता है कि लिवर नया हो जाएगा। पर शर्त यह है कि आपको वो दिनचर्या देनी होगी, वो पोषण देना होगा, तभी हो पाएगा। जैसे आरबीसीज का पोषण है ग्रीन ब्लड। ग्रीन ब्लड हम कहते हैं गेहूं के जवारों को। गेहूं के जवारे देंगे, उसका रस देंगे तो आरबीसीज अच्छे बनेंगे। वैसे ही गाजर और बीट के अंदर जो है आरबीसीज बनाने का कार्य है, तो वो आप देंगे तो उससे खून बढ़ेगा। वैसे ही लिवर को फटे दूध का पानी देते हैं तो लिवर के सेल्स जो है रीजनरेट होते हैं। प्रकृति ने हर एक औषधि दी है हमें, कमी है तो सिर्फ ज्ञान की। अगर वो ज्ञान हो जाएगा तो हम पूरी तरह से उस प्राकृतिक औषधियों को इस्तेमाल करके, किचन मेडिसिन को यूज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। शरीर में घाव लगता है, वुंड हुआ, खून निकलता है, डॉक्टर क्या करता है? सूचरिंग करता है। सूचर करके दोनों स्किन को साथ में जोड़ देगा। तो डॉक्टर ने हीलिंग किया क्या?
नहीं, हीलिंग तो शरीर के अंदर हुआ, ये मेडिकल साइंस में हमको पढ़ाया जाता है। आप सब जितने डॉक्टर्स हैं सबको ये टेक्निक पता है, और वो सूचरिंग के बाद में टेक्निक बता रहे 3 महीने हीलिंग के। पर शरीर के अंदर जो घाव नेचुरल तरीके से जो हीलिंग होती है ना, वो आप ये प्रक्रिया देखिए कि वहां पर ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड क्लॉट के बाद नए सेल्स आएंगे, नए सेल्स जो स्कार बनाएंगे, उसके बाद हेयर फॉलिकल्स ग्रो होना चालू होंगे। इस पूरी प्रोसेस में कितना समय लगता है? मैक्सिमम 10 से 15 दिन, यानी 15 दिन के अंदर आपका घाव पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो ये शरीर के अंदर क्षमता है, पर उसका पोषण देना होगा। अगर पोषण नहीं देंगे और बोलेंगे हाँ अपने आप ठीक कर लेगा शरीर, नहीं करेगा। उसकी आवश्यकता अनुसार जो स्किन की हीलिंग बढ़ाए, विटामिन सी, वो सप्लीमेंट देना होगा प्राकृतिक तरीके से, तभी हीलिंग होगी। वैसे ही हड्डी है, फ्रैक्चर होता है, कौन ठीक करता है? डॉक्टर ठीक करता है? डॉक्टर तो केवल प्लास्टर लगाता है। यहां पर आप देख सकते हैं मेडिकल साइंस की बुक में ये पढ़ाया जाता है कि जैसे ही फ्रैक्चर हुआ उन दोनों बोन्स को आपस में जोड़ के रख दें और सपोर्ट कर दें किसी चीज से, तो ये 21 से 35 दिन में पूरी तरह से हील हो सकती है। डॉक्टर प्लास्टर कितने दिन का बांधता है? 40 दिन का, क्योंकि उसको पता है 35 दिन में हीलिंग होगा, और उसको देखने के लिए एक्सरे करते हैं कि हीलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारे शरीर के अंदर क्षमता है। वैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे शरीर के अंदर है, पर उसको अपॉर्चुनिटी तो दें। अब हमारे जो साइंटिस्ट थे योशिनोरी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला ऑटोफेजी के ऊपर, और ये ऑटोफेजी सेल्फ ऑटोलिसिस का प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। इसमें पुराने सेल्स जो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं उनको हटा देती है। सेल्स फेगोसाइट्स जो हैं वो अपने आप पुराने सेल्स खा लेते हैं, या फॉरेन बॉडी है उसको खा लेते हैं और नए सेल्स बनते हैं। और ये होता है उपवास के दौरान, तो ये जो सेल डेथ हो रहा है, कैंसर हो रहा है, कार्डियोपैथी हो रही है, एजिंग प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, इन सब के अंदर जो सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये ऑटोफेगी प्रोसेस से पुराने सेल्स हटा दिए जाते हैं, नए सेल्स बना दिए जाते हैं। पर नए सेल्स बनाने के लिए जो पोषण चाहिए वो देना होगा, देंगे तो ही ये प्रोसेस एक्टिवेट होगा। और ये अब आप मेरे को बताइए, कोई भी एक जना जिनके पास परमिशन हो अनम्यूट करने की, वो आप बताइए आपको ये कार चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूं, चाहिए? इसको क्या करेंगे सर? कोई भी एक जना। नहीं सर, ये तो किसी तो काम मेरे को लगेगा आप सब लोग सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कोई सुन नहीं रहा है। ये जी, इसका कुछ नहीं होगा सर, इसको कोई नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा ना नहीं सर। इसको? अब दूसरी वाली आए तो देखा बताएं। हाँ, इसको ये चलेगी सर। ये चलेगी ना? जी। तो फिर शरीर में आप मेरे को बताइए कि कैसे शरीर ऐसा चलेगा। हमारा शरीर ऐसा हो गया है, और अगर इसको ऐसा शरीर बना दे तो अब तो दौड़ेगा सर। दौड़ेगा ना? यस ये सर। प्राकृतिक चिकित्सा और योग से आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर ठीक करने की क्षमता है, और ये उपवास के दौरान, उपवास से जीवन रक्षा किया जाता है। उपवास से हर एक पुराना सेल, कमजोर सेल शरीर से बाहर कर दिया जाता है, और नए सेल्स डेवलप होते जाते हैं, उससे रिप्लेसमेंट होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर उपवास करेंगे तो शरीर का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म हमारे शरीर को पूर्णता नया बना देता है। अब कहेंगे कि उपवास कैसे करें? यहां पर प्राकृतिक चिकित्सा की जब भी बात करते हैं तब वो हमको कहते हैं भूखा रहो। लगता है नेचुरोपैथी में और कुछ नहीं कराते, केवल भूखा रखते हैं। ऐसा नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक है। यहां तक कि मैं अपने हॉस्पिटल में डायबिटीज वालों को भी उपवास करवाता हूं, और उनकी दवाइयां 4 दिन के अंदर छूट के निरोग होके यहां से वो जाते हैं।
और फिर दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीख जाते हैं क्या करना है। तो उपवास कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्या होगा, और इसमें कुछ संकट भी आते हैं, कुछ क्राइसिस भी आते हैं। उन संकटों को कैसे हम ओवरकम करेंगे और कैसे उपवास तोड़ना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन संक्षिप्त में मैं आपको केवल इतना बताऊंगा, जब कभी भी आप बीमार हो, शरीर के अंदर अनइजीनेस हो, शरीर में कष्ट लगे, पीड़ा लगे, उपवास कर लीजिए, खाना बंद कर दीजिए। खाना बंद कर देंगे तो आप हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, आपको दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी आधी पीड़ा कम हो जाएगी। और कैसे करना है, ये आपको केवल लिक्विड्स पे रहना है। अगर पानी पे रह सकते हैं तो सबसे अच्छा, नहीं रह सकते हैं, मन नहीं मानता, तो जूसेस पे रह लीजिए। पर काफी लोग आप सुनेंगे, किसी से भी पूछेंगे ना, अरे उपवास तो हम रोज करते हैं। अच्छा, क्या करते हो उपवास में? बस सुबह को जूस लेते हैं, दिन में फ्रूट्स खाते हैं, शाम को होता है तो सलाद खाते हैं, पूरा दिन उपवास किया। अरे उपवास कहाँ हुआ ये? रसाहार ले लिया, फलाहार ले लिया, अपक्व आहार ले लिया, तीनों तो आहार ले लिए। तो उपवास का अर्थ है जहां पर आप पानी पे करते हैं, वो आपकी एनर्जी जो डाइजेस्ट करने के लिए लग रही थी, अब वो शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए लगेगी। तो जो एनर्जी शरीर को हीलिंग प्रोसेस में चाहिए, अगर वो डाइजेशन में नहीं लगाते हैं, तो ही सेल का रिपेयर मेंटेनेंस होगा, रीग्रो होंगे। और ऐसे में स्टार्टिंग में क्या होता है ना, अधिकतर लोगों को सुबह को चाय पीने की आदत रहती है या नाश्ता खाने की, पहले दिन नहीं मिलता तो सर में दर्द होता है। वो सोचते हैं वो उपवास किया था ना, उसका साइड इफेक्ट है ये सर में दर्द। और किसी किसी को उभार आता है, दर्द जो है उसका बढ़ता है, कमर में दर्द हो गया या गैसेस के कारण पेट में दर्द हो रहा है, तो बोलते हैं कि ये उपवास के कारण दर्द हुआ है। पता है, नहीं तो अभी तक तो ठीक चल रहा था, अभी तक तो दर्द ही नहीं था हमको। तो यहां पर मानसिकता बदलनी है। जब शरीर से गंदगी बाहर निकलती है तो ये उभार आते हैं, और उभारों को ठीक करने के लिए प्राकृतिक पेय, जिसको हम जूसेस कहते हैं, प्राकृतिक औषधियां जो किचन मेडिसिन में अवेलेबल हैं, जो हमारे घर में किचन में है, हमारे किचन को औषधालय बनाइए, फार्मेसी बनाइए। हम लोगों ने किचन को रेस्टोरेंट बना रखा है, स्वादिष्ट आहार खाना है, स्वादिष्ट पकवान खाने हैं, दूसरे दिन भले पेट में गड़बड़ हो तो हो, भले ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़े तो ले लेंगे, पर खाना स्वादिष्ट चाहिए। आप सभी के समक्ष अगर दो चीजें सामने रखता हूं मैं, एक में आपको छोले भटूरे रखता हूं और दूसरे में खिचड़ी रखता हूं, क्या खाना पसंद करेंगे? छोले भटूरे। फिर ये है मानसिकता। कभी भी कोई इंसान बाय चॉइस नहीं मांगेगा कि यार आज तबीयत खराब है या आज अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दिन हो गए यार स्वादिष्ट खाना खा के, आज खिचड़ी खा लेंगे। कभी नहीं करता। जब हमारे अंदर शरीर के जब टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां भी बढ़ती जाती है। और यही कारण है कि हम अस्वस्थ ज्यादा रहते हैं, स्वस्थ कम रहते हैं। तो कुछ जूसेस हैं जिनके इफेक्ट्स मैं बताऊंगा, बहुत ही जल्दी चलेंगे क्योंकि इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को आपको देनी है। जैसे मौसमी जूस लेते हैं तो विटामिन सी रिच है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा करेगा। अनानास का जूस लेते हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जूस होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस कम होती है, जो कि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या कैंसर जैसे रोगों से बचने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए अनानास जूस देते हैं। गाजर का जूस विटामिन ए, सी, डी, ई इसमें काफी लाभदायक रहता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स में काफी लाभदायक है। पेट में गैस का ट्रबल है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, इनडाइजेशन हो रहा है, उस कंडीशन में ले सकते हैं। खास करके स्किन की प्रॉब्लम्स में विटामिन ए रिच जूसेस लेते हैं, गाजर का जूस लेंगे तो काफी लाभ करेगा। चुकंदर का रस B1, B2 और विटामिन सी भरपूर रहता है, इसको हम रेड ब्लड भी कहते हैं। तो खून की कमी है अगर, तो चुकंदर का जूस पिएंगे तो खून की कमी जो है वो पूरी होगी। लौकी का रस जो है वो हाइपरटेंशन के लिए काफी इफेक्टिव है, पेट के संबंधित रोग हैं उसके लिए काफी इफेक्टिव है।
अगर रीनल स्टोन्स हैं उसके लिए भी काफी इफेक्टिव है। साथ ही साथ वो लोग जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और जिनको पेशाब में जलन होती है, उन लोगों को लौकी का जूस काफी उपयोगी है। गेहूं के जवारे का जूस जो है वो मैंने बताया, यहाँ पर विटामिन सी और इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट रहता है। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन ब्लड का काम करता है। हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर सेम होता है, इसीलिए बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एकदम से। यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया का प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। और खास करके कैंसर के उपचार में ये काफी लाभदायक है। करेले का जूस जब बात करते हैं तो डायबिटीज ध्यान में आता है, और शुगर लेवल्स को ठीक करने के लिए करेले में वो संपूर्ण औषधि परमात्मा ने दी है, प्रकृति ने दी है, केवल इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है। 150 ml पर डे अगर आप लेते हैं तो उससे शुगर लेवल कम होगा, पर ध्यान रखना है, चेक करते हुए लेना है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल भी कम करना होगा, नहीं तो इंसुलिन और करेला दोनों जो है आपकी शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप कर देगा। तो ये आपको किसी से मार्गदर्शन लेके करना होगा, नहीं तो काफी उपयोगी है। और पूरी तरह से मेरे जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो दवा मुक्त जी रहे हैं, केवल औषधि के रूप में प्राकृतिक औषधियां, प्राकृतिक रस और प्राकृतिक आहार से अपने आप को स्वस्थ करके रखें। बेलफल का जूस गर्मियों में खास करके आता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिनको पेचिस का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनके लिए बेलफल का जूस सबसे इफेक्टिव है। पपीते का रस लेक्सेटिव है, नींद अच्छी आती है इससे, पेट साफ रहेगा तो गैसेस नहीं रहती हैं, जोड़ों में दर्द नहीं रहेगा। और खास करके जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो पपीते का जूस पी सकते हैं। पालक का रस परगेटिव है, जिसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, तो खास करके वजन कम करना है, गठिया रोग है, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम है, उसमें पालक का जूस सेवन कर सकते हैं। नींबू पानी, शहद, नॉर्मल एनर्जी लो लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि कमजोरी ज्यादा लग रही है, वीकनेस हो रही है, तो नींबू पानी शहद ले सकते हैं। ये शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, इससे आपको हीलिंग भी फास्ट होगा। अब आंवले का जूस, आंवले का सीजन है, आंवले का जूस खास करके उनको जिनके बाल झड़ते हैं, कमजोर हैं, और जिनको त्वचा का रोग है, त्वचा संबंधित रोग है, या जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है और इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, उनके लिए काफी लाभदायक है। दूसरा, पालक और टमाटर को मिक्स करके भी जूस ले सकते हैं, जिनको हड्डियों में वीकनेस है, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन लोगों के लिए। तरबूज खास करके सीजनल है, गर्मियों में आएगा, उसमें आप भरपूर 80% पानी है, तो आपको कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। हृदय रोग में काफी लाभदायक है, गठिया रोग में काफी लाभदायक है, खास करके रीनल डिजीजेस नहीं होंगी अगर इसका गर्मियों में भरपूर मात्रा में सेवन करेंगे तो। दूसरा आता है बूस्टर डोज, जिसको हम कहते हैं हरी सब्जियों का जूस, डिटॉक्स ड्रिंक। ये आपका मल्टीविटामिन डोसेज है, इसमें आपको सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे। तो खास करके शुगर का प्रॉब्लम है, मोटापे का प्रॉब्लम है, हड्डियों की कमजोरी है, किडनी के संबंधित बीमारियां हैं, तो उन कंडीशंस में आप ले सकते हैं। अब कहते हैं कि भाई सर्दियों में क्या करें, गर्मियों में तो समझ में आता है जूस, सर सर्दियां चल रही है इतनी यहाँ पर, और क्या करें उस समय। तो फिर ऐसे में आपके सामने सूप है, जो शक्तिशाली भी है, फायदेमंद भी है और सेहतमंद भी है। तो आप सूप के फॉर्म में लीजिए, सूप पियो, वजन घटाओ। खास करके पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों का सूप बना के अगर पीते हैं तो वेट लॉस के लिए यह काफी कारगर है। गोभी के सूप में फाइबर कंटेंट ज्यादा मिलेगा, साथ ही साथ जो हेल्थ है, जो ब्यूटी है, जो स्किन है, वो भी शाइन होगा, और फाइबर ज्यादा होने के कारण डाइजेशन का प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा, और एजिंग नहीं होगा, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे अगर इसका सूप सेवन करेंगे तो। हरी सब्जियों का सूप बना के ले सकते हैं। बच्चे ज्यादातर समझते हैं कि खाते भी नहीं है, खास करके सब्जियां जो है वो उनको लगता है कि भाई हरी सब्जियां कौन खाए, पर सूप पिलाएंगे तो बड़े शौक से बच्चे पीते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपको हरी सब्जियों के सूप में मिलेंगे, और डाइजेस्टिव होने के कारण उनको विटामिन डेफिशिएंसीज भी नहीं होती हैं। साथ ही साथ मोटापे में उनका जो वेट है उसको कंट्रोल करने के लिए काफी इफेक्टिव है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का अगर सूप बना के देते हैं, बालों को, त्वचा को और आंखों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। गाजर का सूप अगर लेते हैं तो इससे हृदय रोग, आंखों के रोग और कोलेस्ट्रॉल
में कमी होगी और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी आप बचे रहेंगे इनसे। पालक का सूप और चुकंदर का सूप, देखिए केवल बेनिफिट्स तो लगभग वही मिलेंगे आपको, केवल मोड ऑफ एप्लीकेशन कह सकते हैं या लेने का तरीका बदल दिया हमने। सर्दियों की जगह सर्दियों में आपको सूप दे दिया और गर्मियों में आपके पास जूसेस अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ना मन में कि सर आप कितनी भी बात कर लो पर एक प्रश्न का उत्तर आप हमको देके जाओ। मैं पूछता हूं क्या है वो प्रश्न? बोलते हैं भोजन के बिना कैसे जिए। अरे स्वस्थ रहना है तो जीना पड़ेगा, पर भोजन तो दे रहे हैं ना, रस आहार दे रहे हैं, फल आहार दे रहे हैं, अपक्व आहार दे रहे हैं, ये आहार ही तो है, ये हम काट तो ही नहीं रहे। तो पहला है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स को अच्छा रखना होगा। मैं आपको डाइट प्लान दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप साथ में जुड़े रहिए। आखिरी में आपको स्वस्थ दिनचर्या के कुछ 3 डाइट प्लान दूंगा कि कब कौन सी बीमारी में कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको समझ में आ गई। एक तो है फूड हैबिट्स में परिवर्तन करना, दूसरा प्रॉपर आराम देना और एक्सरसाइज करना। दिनचर्या के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रश्न मन में आते हैं कि हमें सुबह कब उठना चाहिए, सुबह उठने के बाद हम क्या करें, सुबह उठने के बाद क्या खाना चाहिए, हमें क्यों पालन करना है ये सब, और इसका अनुसरण करते हैं तो क्या होगा। ये दिनचर्या के कुछ प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 5 चीजें आप ध्यान रखें। अगर स्वस्थ दिनचर्या रखते हैं, आचार विचार आहार विहार और संस्कार, ये 5 चीजों आपको फॉलो करनी है, जिसमें आचार है हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, विचार है राइट थॉट राइट एटीट्यूड, और आहार में हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट, नरिशमेंट वाला न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट लेना है। विहार में प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, खुश रहने की प्रक्रिया करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे इमोशनल डिटॉक्स भी हो। तनाव के साथ साथ इमोशनल डिटॉक्स, हम लोग बहुत ही इमोशनली जो है ना अटैच्ड होते हैं बहुत सारी चीजों से। तो कर्म योगा का जो प्रिंसिपल है भगवत गीता में, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन मां कर्म हेतु वो माते संगोष्ठ कर्म। तुम अपना काम करो, फल की इच्छा मत करो। काम करने के टाइम पे हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, और जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वो अटैचमेंट और वही व्याधियों का कारण बनता है। तो हमें अटैचमेंट नहीं रखना। प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से ये हमारी पर्सनालिटी बन जाएगी, ये हमारे संस्कार बन जाएंगे। और जो हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 महाभूतों से, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, और ये अगर आप देखेंगे कि जो पृथ्वी और जल है, इन दोनों ने मिलके कफ दोष बनाया, और जल ने और अग्नि ने मिलके पित्त दोष बनाया, और आकाश तत्व और एयर तत्व वायु तत्व ने मिलके वात दोष बनाया। तो हमारे शरीर के अंदर इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। वात पित्त कफ का होता क्या है, बैलेंस नहीं हो पाता, तो फिर होती है बीमारियां, और उन बीमारियों के अचूक उपाय हमारे जो किचन में अवेलेबल हैं, जो उन बीमारियों में हमें करना है वो समझना बहुत जरूरी है। वात दोष क्यों होते हैं? वात मतलब वायु, वायु विकार क्यों होते हैं? जब कभी भी वायु होगा ना, उसका लक्षण शरीर के ऊपर होगा दर्द दर्द और दर्द। सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, केवल दर्द का अनुभव होगा। इसका मतलब आप समझ जाइए वायु विकार आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। और वो क्यों होते हैं? गलत आहार से, अति आहार से, मैदे से बनी हुई वस्तुएं, बारीक आटा, बेसन, अधिक दालों का प्रयोग करना, मांसाहार, गरिष्ठ भोजन, आलसी जीवन, ये इसके कारण है। इसका निवारण क्या करना है, कैसे ठीक करें इस दोष को? तो ऐसी वस्तुएं जो वात दोष कम करें, जैसे सौंठ यानी ड्राई अदरक पाउडर, वैसे ही सूखा अदरक, फ्रेश अदरक ले सकते हैं, हींग ले सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। ये जो है हमारे किचन में अवेलेबल है, इनका सेवन करेंगे तो वायु विकार नहीं होंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, भोजन सुधार करना होगा
व्यायाम का नियम देना होगा, विश्राम का संतुलन करना होगा, साथ ही साथ कब्ज से मुक्ति पानी होगी। अगर इतना करेंगे तो वायु विकारों से दूर रहेंगे। वैसे ही पित्त, पित्त मतलब एसिडिटी, और इसका जो तात्पर्य या इसके जो लक्षण है वो है जलन। एक हो गया दर्द, दूसरा हो गया जलन। तो आपके शरीर में जलन है, पैरों में जलन है, मुंह में जलन है, छाती में जलन है, तो आप समझ जाइए कि एसिड शरीर के अंदर बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? पेट के रोग होंगे, छाले होंगे, जलन होगी, दस्त, कब्ज, उल्टी, खट्टी डकारे आना, मुंह का कड़वा स्वाद होना, खुजली, फोड़ा, फुंसी, ये सारी बीमारियां होंगी जब एसिड बढ़ता है। और ये क्यों हो रहा है? उत्तर है नमक मिर्च मसाले वाला खाना अधिक खाना, नशीले वस्तुओं का सेवन करना और दवाइयों का अधिक प्रयोग करना। अगर ये करेंगे तो इससे एसिड दोष होंगे। साथ ही साथ नकारात्मक सोच, अशुभ चिंतन, जिसमें शोक, चिंता, मानसिक तनाव, ये एसिड को बढ़ाते हैं। और इससे ठीक करने के लिए क्या करना होगा? फटे दूध का पानी लेंगे तो एसिडिटी कम होगी, पत्ता गोभी का रस लेंगे तो शरीर के अंदर एसिड सीक्रेशन जो ज्यादा हो रहा है वो कम होगा, जलन नहीं होगी। सब्जियों के रस लेंगे तो उससे एसिडिटी कम होगी, और उबले हुए जौ का पानी लेंगे तो इससे आपका एसिडिटी कम होगा। अधिकतर आपको फल सब्जियों के रस पर ही रहना होगा और सकारात्मक सोच रखनी होगी। त्याग करने वाली जो वस्तुएं हैं वो है पक्व आहार, अनाज, दालें, नमकीन, मिठाइयां, मांस, मछली, अंडा, चाय इत्यादि। इनसे आपको बचना होगा। और एक है कफ दोष, आखिरी। इसमें है संबंधित श्वास नली में कफ जमा होना, मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, दमा, फेफड़ों का क्षय रोग या ब्लड प्रेशर, प्लूरेसी, ये सारी बीमारियां होती जब कफ दोष बढ़ जाता है। और क्यों होगा? कारण मान लीजिए घी तेल चिकनाई, उसके कारण हो रहा है, व्यायाम का नियम नहीं रख रहे हैं, या फिर फेफड़ों की कमजोरी है, या गंदा वातावरण है, बर्फ वाली वस्तुएं अधिक ले रहे हैं या ठंडी वस्तुएं अधिक ले रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। उपचार क्या है? कफ दोष को ठीक करने के लिए विटामिन सी रिच फूड्स अगर देंगे, जैसे आंवला, सूखे आंवले, अंगूर, द्राक्ष, मुनक्का, कच्ची पालक, कच्चा प्याज, कच्ची लहसुन, शहद, अगर ये आप देंगे तो आपके शरीर से कफ दोष कम होगा। पर त्याग करने वाली चीजें याद रखिएगा, प्राकृतिक चिकित्सा में बिना त्याग के कुछ नहीं मिलने वाला। त्याग तो करना पड़ेगा, और त्याग करेंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा। चिकनाई, गरिष्ठ भोजन, धूम्रपान, गंदी हवा, आलस से भरा जीवन, इससे दूर होना होगा। आप बोलेंगे सर इतनी सारी चीजें बता दी, अब ये कैसे करेंगे? ये निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा नए साल में। आपका निर्णय मैं नहीं ले सकता, मेरा निर्णय मैं ले सकता हूं। तो आप तय कर लीजिए कि स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ जीवन शैली रखना चाहते हैं या अस्वस्थ जीवन शैली रखना चाहते हैं। क्या आप प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल करना चाहते हैं? क्या बीमारियों को रिवर्स करना चाहते हैं, या वही बीमारियों भरा पीड़ा के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं? दो चीजें हैं, कोई इंसान मरना नहीं चाहता, जबकि मरना तय है, पर कोई मरना नहीं चाहता। और यहां तक कि कितना भी बीमार हो फिर भी वो मरना नहीं चाहता। पर अगर वो इंसान स्वस्थ हो जाए, उसके बाद में मन में ये विचार आना ही बंद हो जाएगा। फिर ये होगा कि स्वस्थ रहने के लिए मुझे क्या करना है, फिर जीना सीख जाएंगे। तो हमें जीना सीखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम कब मरेंगे, हमें ये सोचना है हम कितना स्वस्थ जिएंगे और स्वस्थ मरेंगे।
बीमारियों से भी मरना कोई जीवन है? नहीं, ये प्रीमेच्योर डेथ है। हमारी ह्यूमन बीइंग्स का जो लाइफ स्पैन है 100 साल है। संत महात्मा जो अपना आहार, अपना व्यायाम का नियम रखते हैं, अपना विचारों पर संतुलन रखते हैं, 100 साल से ऊपर जीते हैं। पर हमने प्री एजिंग करके, जल्दी अपनी लाइफ स्पैन खत्म करके 30 साल के उम्र में हार्ट अटैक, 40 साल की उम्र, क्या आजकल तो 22 साल की उम्र में डायबिटीज, 22 साल की उम्र में डायबिटीज वाले केस आ रहे हैं। ओबेसिटी 18 से 22 साल की उम्र में। तो ये आहार के ऊपर विशेष ध्यान दें, आहार, आराम और एक्सरसाइज। तो यहां पर अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज कीप्स मैन हेल्दी, वेल्दी और वाइज। अगर ये एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, तनाव को, स्ट्रेस को आप अपने जीवन से हटा दें। हेल्थ प्रिजर्वेशन के 5 प्रिंसिपल्स आपको दे देता हूं। दिन में 2 ही बार प्राकृतिक आहार खाना है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है, 2 बार ध्यान की प्रक्रिया करें या प्रेयर करें, जो आप करते हो, जिसमें जिस इष्ट देव में आपका मन लगता हो उसकी आराधना करें, और 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालें। फिर चाहे आप प्राणायाम करें, वॉक करें, लूजनिंग एक्सरसाइज करें, आसना करें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, सूर्य नमस्कार करें, जुम्बा करें, फिजिकल एक्टिविटी के लिए 1 घंटा देना है। और हफ्ते में 1 दिन उपवास का नियम अपनाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो तनाव के ऊपर मैं ज्यादा बात ना करता हुआ बस कुछ पिक्चर्स के ऊपर बात करूंगा कि जब तनाव देते हैं तो हमारा जब स्ट्रेसर चला जाता है, जिसने तनाव दिया, उसके बाद भी हम एंजाइटी में रहते हैं, पूरा टाइम अलर्ट रहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। यहां पर आप देखें, जब कभी भी हमको तनाव होता है या कोई एक्सटर्नल चीज ऐसा देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स उत्पन्न होता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, फैट और ग्लूकोज रिलीज होना चालू होगा, ब्लड फ्लो जो है वो नॉन एसेंशियल बॉडी पार्ट्स से डाइवर्ट होगा एसेंशियल पार्ट्स की ओर, और पर्सपिरेशन बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली जो यहां पर है, जिसके कारण ये स्लाइड रखी है, वो है इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा जब कॉर्टिसोल हार्मोन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होंगे। फिर भले चाहे थ्रेट चला भी जाए, स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट चला भी जाए, हमारे शरीर के अंदर एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होगा और वो धीरे धीरे कोशिश करेगा बॉडी को नॉर्मल लेके आने के लिए। पर ध्यान रखें, जब इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो बाहर से इन्फेक्शन जल्दी होंगे, हम बीमार फ्रीक्वेंटली पड़ेंगे। बहुत लोग होते हैं जिनको बुखार 2-3 सालों में 1 बार आता है, बहुत लोग होंगे जिनको बुखार हर साल आता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हर 6 महीने में आता है, कुछ ऐसे होंगे हर 6 दिन में बुखार आता है। निर्भर करता है हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। शरीर में जितनी ज्यादा गंदगी होगी बुखार उतनी बाहर आएगा, और उस गंदगी को जब शरीर अपने तापमान से नष्ट कर रहा है, स्वयं कर रहा है, हम दवाई देके उस आग को बुझा देंगे तो क्या होगा, वो बड़ा रूप लेके आएगा। और वही अभी मेडिकल साइंस करती, एक बार बुखार चला गया उसको और एंटीबायोटिक्स देके, एंटीवायरल सब्सटेंस देके और बड़ा तीव्र गति से लेके आते, तो फीवर जो है वो टाइफाइड फीवर में कन्वर्ट होके आता है, और फिर उसको जाने में भी समय लगता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। 2 प्रकार का स्ट्रेस होता है आज की स्टेज में। अगर मैं किसी को बोलूंगा ना तनाव मतलब, बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो यार, बिना तनाव के जीवन हो सकता है क्या? सही बात है, बिना तनाव के आप ऑफिस नहीं जा सकते, बिना तनाव को सुबह ब्रश नहीं कर सकते, तनाव देना पड़ता है हाथ को, बिना तनाव आप खाना नहीं खा सकते। तो तनाव कौन सा लेना है? तनाव ओवरलोड वाला नहीं लेना है जिससे वीकनेस हो, कमजोरी हो। तनाव लेना है जिससे कि हम अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ा सकें, जो कि यू स्ट्रेस है, और वो अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, उससे स्ट्रेंथ डेवलप होता है और हम स्वस्थ होते हैं। ऐसा तनाव लेना है वो हमें हमेशा स्वस्थ रखे। ये मायने नहीं रखता स्ट्रेस में आप कैसा फील करते हैं या कितने घंटे काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस दौरान आपको महसूस कैसा हो रहा है।
क्या आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं या आपको परेशानी हो रही? मान लीजिए आप 1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और आपको कोई परेशानी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, पर आप 500 मीटर ही चले और आपका सांस फूलने लग गया, मतलब आप अस्वस्थ हैं। ये निर्णय आपको करना है कि आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ। फिर ये सिम्टम्स पैदा होते हैं, हेडेक होना, इंसोम्निया होना, ओवर ईटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लो बैक पेन, ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। और बॉडी के ऊपर इनका इमोशनल जो रिजल्ट होता है वो है डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, एंग्री आउटबर्स्ट, लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल। फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो योग में हमें बताया गया है कि हमारा शरीर पंचकोश से बना हुआ है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हमारा जो एम है वो है आनंदमय कोश पे पहुंचने का, पर हम मन में इतना उलझे हुए हैं, मनोमय कोश में बीमारियां आई हैं जिसका शरीर के ऊपर असर हो रहा है। तो मन को ही तो शांत करना है, तो ध्यान की प्रक्रिया करके मन को शांत कर सकते हैं। अगर वो कर लेंगे तो हम पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे नेचुरोपैथी बिलीव करता है कि तनाव की स्थिति में कब होगी तनाव की स्थिति, उसके कुछ मूलभूत कारण हैं, जैसे आराम ना देना, अधिक कार्य करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओवर ईटिंग। हमें क्या करना है? रेस्ट एंड रिलैक्सेशन देना है, उपवास देना है और एक्सरसाइज करनी है, जो दिनचर्या में मैंने बताया। तो यहां पर ये पूरी प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात करते हैं कैसे संभव है ये। आप अपना शरीर का शुद्धिकरण अगर करते हैं तो ये संभव है। हर एक लाइफस्टाइल डिजीज से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और ये शरीर शुद्धिकरण हम अपने हॉस्पिटल में 10 दिन के प्रोग्राम में करवाते हैं, जिसमें आहार का परिवर्तन भी करते हैं, व्यायाम भी देते हैं, इमोशनल बैलेंस भी देते हैं और उपवास भी करवाते हैं। और यहां पर आने के बाद इंसान सारी बुरी आदतें छोड़ के जाता है। फिर चाय की आदत भी होगी ना, तो वो भी दूसरे दिन से भूल जाते हैं और 10 दिन तक याद नहीं आती है। घर में होंगे तो 4 चाय पीते होंगे, यहाँ पर आपको एक भी नहीं मिलती है। तो ये इस डर से ऐसा नहीं कि यहाँ पर आए ही नहीं, कि नहीं वहां तो चाय नहीं मिलेगी, वहां नहीं जा रहा। गुरुजी हमारे पास चौथी बार आ रहे हैं, जो बताया उन्होंने, और उन्होंने जो लाभ लिया है, अब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि औरों को लाभ बांटेंगे। और ऐसे में क्या होता है, जिसके पास जो होता है ना, वो उसको रिटर्न मिलता है। आप अच्छी चीज देंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरी चीज देंगे तो आपको बुरा मिलेगा। तो उन्होंने तो संकल्प लिया है कि अब हम सबको स्वास्थ्य बांटेंगे, तो भगवान रिटर्न में क्या देगा उनको? भगवान रिटर्न में उनको अच्छा स्वास्थ्य देगा। और ये प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर कराते हैं, जिसमें योगा की एक्टिविटी होती है, फास्टिंग होती है, क्रियाज होंगे, उसके बाद मेडिटेशन की प्रक्रिया होगी। ये सारी प्रक्रिया यहाँ करवाते हैं। 10 दिन के बाद में ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर स्टडी चल रही है और एक पेपर हम लोग पब्लिश कर चुके हैं, दूसरा हमारा ऑन द वे है, रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया। हमने देखा लाइफस्टाइल डिजीजेस में जिनका ओबेसिटी था, 10 दिन के अंदर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल तो था ही, नॉर्मल में आया। उनका मिड आर्म सरकमफ्रेंस, थाई सरकमफ्रेंस यानी इंच लॉस हुआ और वजन कम हुआ। 83.5 पे आए, 76.8 पे गए प्री पोस्ट। उसके बाद में उन्होंने डायबिटीज और हाइपरटेंशन का भी हमने सर्वे किया, जिसमें हमने देखा हाइपरटेंशन में 170/92 mmHg दवाई के साथ में उनका बीपी था, और 130/82 बिना दवा के उनका बीपी यहाँ से डिस्चार्ज होने के टाइम पे गए, बिना दवा के। और 3 महीने के फॉलोअप में हमने चेक किया, उनको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल यहाँ का रूटीन फॉलो करके। और डायबिटीज में भी 326 शुगर वाले जो पेशेंट्स थे, उनका शुगर लेवल नॉर्मल हुआ 118 बिना दवा के, फिर दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो वजन तो कम होगा
लाइफस्टाइल डिजीजेस ठीक होंगी अगर शरीर का शुद्धिकरण करेंगे तो। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि यहाँ पर क्रिया होती है, मेडिटेशन की है, जूसेस का है। आनंद मेला सबसे उपयोगी और इमोशनल डिटॉक्स के लिए हम लोग करवाते हैं। ग्रीन जूस देते हैं, अपक्व भोजन देते हैं, प्राकृतिक भोजन यहाँ पर मिलेगा। अवेयरनेस लेक्चर्स होते हैं सुबह और शाम को, और डॉक्टर का 1-to-1 कंसल्टेशन होता है। ये कुछ अपकमिंग कैंप्स हैं हमारे 10 दिन के, जो कि प्रत्येक महीने में 10 दिन का वर्कशॉप है। आप चाहें भविष्य में कभी आना तो एक बार आके अपने आप को स्वस्थ यहाँ पर रख सकते हैं, स्वस्थ दिनचर्या को फॉलो करके। पर आप बोलेंगे सर ये तो जब आए तब की बात बता रहे हैं आपने तो स्टार्टिंग में बोला था कि भाई बिना दवा तंदुरुस्ती बताएंगे, वो तो बताया ही नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि घर में कैसे आप अपने आप को डिटॉक्स करें। तो आप लोगों को अगर किंग लाइक ब्रेकफास्ट खाने की आदत है तो आपके शरीर की जो प्रकृति है वो तमस, रजस और सत्व गुण की निर्धारित अधिक तमस गुण की। हमारे शरीर के अंदर त्रिगुणाज होते हैं। कहते हैं ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस और डिनर लाइक पुअर। अगर ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके शरीर में, हमें सुबह को अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ब्रेक फास्ट मतलब फास्टिंग ओवरनाइट ब्रेक करते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे सत्व गुण की ओर जाना चालू होता है, जिसमें बैलेंस, हार्मोनी, पॉजिटिविटी, पीस, क्लियरिटी, लाइट, क्रिएटिविटी, ओपननेस और इंटेलिजेंस बढ़ता है। और जो लोग सुबह को उठ के जब शरीर गंदगी बाहर निकाल रहा है, मलमूत्र विसर्जन हो रहा है, उस टाइम पे गरिष्ठ भोजन देते हैं, पराठे खाएंगे दही के साथ में, या फिर दाल पूरी खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, तो क्या होगा? सुबह सुबह शरीर उठा था, कचरा बाहर निकाल रहा था, फिर से आपने खाना दे दिया, फिर खाना पकाने में लग गया, कचरा निकालना बंद कर दिया, तो बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो ये हमें सोचना है कि हमें क्या खाना है उसके बारे में नहीं, क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो भगवत गीता में 3 प्रकार का आहार बताया गया है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सात्विक आहार वो है जो आपकी उम्र बढ़ाए, लॉन्गेटिविटी बढ़ाए, वर्चस्व बढ़ाए, स्ट्रेंथ दे, स्वास्थ्य दे, हैप्पीनेस दे, जॉय दे, खुशी दे और न्यूट्रिशियस हो, जो आपके सामने दर्शन कर रहे हैं आप सात्विक आहार के। और राजसिक आहार वो आहार है जो कि खाने में खट्टा मीठा हो, सॉल्टी हो, नमकीन हो और ड्राई हो, गर्मा गर्म हो, वो आपके सामने खाना है जो हम निरंतर खाते हैं, तो हम राजसिक खाना खाते हैं। और वो लोग जो खाना खाने योग्य नहीं है, केवल स्वाद के लिए खा रहे हैं, वो तामसिक आहार है और वो इम्प्योर है, सड़ा हुआ खाना है वो। क्यों? क्योंकि वो शरीर को नुकसान करेगा, डेड फूड है। डेड फूड से लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर लाइव फूड से हम स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, हेल्थ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो तय हमें करना है कि डेड फूड लेना है या लाइव फूड लेना है। आपके पास गाड़ी है पेट्रोल वाली, उसके अंदर आप डीजल डाल के मेरे को चला के दिखाइए, गाड़ी चल जाए? नहीं चलेगी। अरे थोड़ा धक्का मुक्का मार के ऐसा चल भी गई अगर, तो थोड़े दिन ही चलेगी, वापस बैठ जाएगी। सेम वे पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल के आप चला के दिखाइए, या केरोसिन डाल के चला के दिखाइए, या अल्कोहल डाल के चला के दिखा दीजिए, नहीं चल पाएगी। तो शरीर जिस आहार के लिए बना है हमें वही देना है। और वैसे में हम क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए डाइट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं,
ये पूरे हफ्ते का प्लान मैं आपको दे रहा हूं कि घर में डिटॉक्स कैसे करना है। इसमें 4 दिन आपको पहली डाइट फॉलो करनी है, जिसको मैं बोलता हूं माइल्ड डोज डाइट प्लान, जिसमें सुबह को उठेंगे तो एलिमिनेटिव जूस देंगे, हर्बल ड्रिंक जिसको हम कहते हैं, या अदरक नींबू पानी शहद 1 गिलास लेंगे। उसके बाद में 1 गिलास ग्रीन जूस लेंगे ब्रेकफास्ट में 9:30 और 10 के बीच में। और दोपहर में आप अपक्व भोजन लीजिए, शाम को फल लीजिए, रात को उबला हुआ खाना जैसे खिचड़ी हुआ, मल्टीग्रेन आटे की रोटी हुई और सब्जी हुई या सूप हुआ, इसके साथ में आप ग्रहण करेंगे। हफ्ते में 4 दिन आप इस प्रकार रहिए। हफ्ते में 2 दिन आपको क्या करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। सुबह वाला जो हर्बल ड्रिंक ले रहे हैं वो नहीं लेना है। 10 से 11 बजे सीधा ग्रीन जूस लेंगे। 12 बजे से 1 बजे में फ्रूट्स लीजिए। शाम को 5 से 5:30 बजे तक रस लीजिए, सीजनल रीजनल। और रात के टाइम पे अपक्व भोजन लेना है। इसमें अंतर क्या है, पहले दिन जो मैंने आपको 4 दिन जो दे रहा हूं डाइट, उसमें 1 दिन कंस्ट्रक्टिव यानी 1 टाइम कंस्ट्रक्टिव डाइट का है, 2 टाइम सूदनिंग डाइट का है और 1 टाइम एलिमिनेटिव डाइट का है। एलिमिनेटिव डाइट जो है वो शरीर से कचरा निकालेगी, सूदनिंग मरहम लगाने का काम करेगी, उसको रिपेयर करने का काम करेगी, और कंस्ट्रक्टिव उसको बिल्ड करेगी। ये हफ्ते में 4 दिन लेना है। हफ्ते में 2 दिन जो आपको दे रहे हैं वो है 2 दिन एलिमिनेशन, मतलब 2 टाइम आपको एलिमिनेटिव डाइट लेना है, 1 टाइम सूदनिंग डाइट लेना है दिन में, और 1 टाइम लेना है शाम को सूदनिंग डाइट यानी मरहम लगाने का काम। और हफ्ते में 1 दिन क्या करना है। अब आप सोचेंगे सर आपने चटपटा खाना वगैरह सब चीजें तो हटा दी, उस दिन क्या करवाएंगे? तो उस दिन मैं आपको उपवास करवाऊंगा, क्योंकि 1 दिन तो सरकार भी छुट्टी देती है, शरीर को भी तो छुट्टी चाहिए ना। तो यहाँ पर 3 टाइम एलिमिनेटिव डाइट है और 1 टाइम सूदनिंग डाइट। बहुत प्रैक्टिकल है, मेरे कई फॉलोअर्स हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं और स्वास्थ्य हासिल किया है, और उनके रिव्यूज मेरे पास आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि शादी पार्टी में जाने के लिए मैं मना करता हूं, नहीं जाइए, पर उसके दूसरे दिन आपको क्या करना है, ये डाइट फॉलो करनी है जो आपके समक्ष है, इंटेंस डोज डाइट। आप बाहर रात को डिनर करके आए हैं होटल में, दूसरे दिन इंटेंस डोज फॉलो करिए और फिर हफ्ते वाला प्लान चालू कर दीजिए। उसके बीच में अगर आपको जलन हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो किचन मेडिसिन हैं। हमें अपने किचन को औषधालय बनाना है। अदरक है, हल्दी है, खट्टे फल है, कच्चा प्याज है, आंवला है, शहद है, काली मिर्च है, पालक है, नीम की पत्तियां हैं, कच्चा लहसुन है, इसका इस्तेमाल करें। ये आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। अब 1 घंटे में जितना मेरे से हो पाया मैंने कोशिश करी है आप सबको पूरा ज्ञान समेट के 1 ही घंटे में देने की, पर विस्तार से जानकारी के लिए आप चाहें तो YouTube पे आप सर्च करेंगे डॉक्टर गुलाब टेवानी, तो इसमें आपको कम से कम 300 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ बनाएं। और इसमें आपके लिए, आप सबके लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा, उपवास से जीवन रक्षा, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, फास्टिंग फॉर सर्वाइवल, फियरलेस फास्टिंग, इसके बारे में आप जरूर सुने, क्योंकि आपका मनोबल प्रबल होगा, मजबूत होगा, और आप उपवास से जीवन रक्षा कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर संडे को मैं लाइव प्रोग्राम करता हूं 11:30 से सुबह को हर संडे, और शाम को 7:30 बजे। तो आप लोग मेरे साथ में लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में जुड़ सकते हैं। एक बार पुनः गुरुजी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को मौका दिया आपके समक्ष आके मेरी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। मतलब पूरे जीवन का ज्ञान आपने 1 घंटे में समेट के रख दिया, इसके लिए तो जितना धन्यवाद देना चाहिए मैं। और साथियों में बिल्कुल बहुत ही ये सारी जानकारी, क्योंकि जानकारियां तो हमारे पास होती, लेकिन हम उनको कई बार प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि स्वस्थ और समृद्ध शरीर में ही स्वस्थ और समृद्धि वाले विचार आते हैं, और स्वस्थ और समृद्ध शरीर के साथ ही हम स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।
और शरीर ही हमारा सबसे सच्चा मित्र है। और शरीर का ध्यान रखने के बारे में डॉक्टर साहब ने जो बहुत कुछ खजाना दिया, और मैं प्रैक्टिकली यहाँ क्यों आता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, और इतने सालों से जो मैंने 65 साल से जो ट्रेवलिंग का हेक्टिक लाइफ जिया, उस समय जो ज्ञान नहीं था, तो उस सारी चीज को रिकवर करने के लिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू आता हूँ। और यहाँ पर 10 दिन का एक बहुत ही पॉपुलर कैंप है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन क्योंकि वो 10 दिन कई बार मेरा शेड्यूल अलग होता है, और वो 10 दिन का शेड्यूल अलग होता है, वो तो सब प्री डिसाइडेड कैंप होते हैं, तो वो 10 दिनों में मैं नहीं आ पाता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से कभी 5 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, जैसा 3 महीने में एक बार मैं आ जाता हूँ। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया कि हम अपने परिवार को इसका लाभ कैसे दिला सकते हैं, क्योंकि आपने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए हमें हैबिट चेंज करने के लिए हमें एक सही शक्तिशाली वातावरण चाहिए। हम लोग माहौल की पैदावार हैं, और हमें सही माहौल मिलता है तो हम उन चीजों को फॉलो करना, अच्छी हैबिट्स को डेवलप एक बार कर लिया जाए तो वो जीवन भर हमारा साथ देती है। तो उसके लिए हमने एक 5 दिन का कैंप का प्लानिंग अपने परिवार के लिए किया है, और वो पहला कैंप 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक है, जिसमें उसके लिए मैं प्रैक्टिकली यहाँ आ चुका हूँ, मैं अभी यहीं पे हूँ। और 3 तारीख से 7 तारीख की कैंप में आप लोगों में से कोई साथी अगर बाय द वे आना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा वो हम उसके ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि लगभग सीट तो फुल हो चुकी है, लेकिन जो भी कुछ पॉसिबल है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि रोग के साथ जीना और दवा के साथ जीना, ये दोनों चीजें जीना नहीं है। हम बिल्कुल रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं, तो फिर जो कि हमारा बेसिक हक है। और एक की खुशी भरा जो जीवन है वो रोग मुक्ति, कहते हैं कि रोग ही सारे दुखों का कारण है, और स्वस्थ शरीर में ही सारी खुशियां का जीवन हम जी सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये डॉक्टर साहब ने मौका दिया, और आज ये बहुत अपने कीमती समय से मैं हमें उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करूंगा।